Good morning, everyone. How are you? I'm also fine. And today we are going to start our new chapter. And this chapter is about major landforms of the earth. तो इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है? पृथ्वी की प्रमुख स्थलाकृतियां, दैट मीन्स कि जो हमारी अर्थ है उस पे कौन कौन सी शेप्स बनी हुई हैं, और वो जितनी भी शेप्स हैं वो नेचुरल प्रोसेस से बनी है। दैट मीन्स कि या तो वो एयर के थ्रू बनी है, या विंड्स के थ्रू बनी है, या फिर वाटर के थ्रू बनी है। तो जितनी भी चीजें हैं, ये जो भी चेंजेस आए हैं नेचुरल प्रोसेस से आए हैं, और ये कौन कौन सी लैंडफॉर्म्स हैं, हमें इस चैप्टर में इन्हीं लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़ना है। ओके, चलिए तो आप सभी को ध्यान से सुनना है। एंड बेटा, जो भी टॉपिक हो जो आपको ना समझ आया हो, आप लोग उसे हाईलाइट कर देंगे, अंडरलाइन करके रखेंगे अपनी बुक में। बाद में हम उस टॉपिक को डिस्कस कर लेंगे फिर से। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं अभी। You must have seen some of the landform features as shown in the figure 6.1 below. तो देखिए, अभी हमें यहाँ पर एक पिक्चर दिया हुआ है अपनी हमारी इस बुक में, और इसमें हमें काफी सारे लैंडफॉर्म्स बताए हैं। देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है, तो आप सभी को ये देखना है ध्यान से। यस, तो इस पिक्चर में देखिए, ये क्या है, हमारा माउंटेन है। और माउंटेन का जब ये टॉप पार्ट कट जाता है, दैट मीन्स के ऊपर वाला हिस्सा, तब जो हिस्सा बचता है वो प्लेन होता है। दैट मीन्स कि थोड़ा सा फ्लैट, कुछ ऊंचाई तो रहती है इसकी, लेकिन ये ऊपर से फ्लैट हो जाता है, इसका चोटी वाला पार्ट हट गया। तो माउंटेन का जब ये टॉप पार्ट हट जाता है, और फिर क्या होता है, इसका टॉप पार्ट हटने के बाद जो इसका जो न्यू नेम इसको मिलता है वो है प्लेट्यू, यानी कि पठार। तो पठार का मतलब नीचे से तो ये ऊंचे हैं, लेकिन ऊपर वाला टॉप पार्ट नहीं है। अब देखिए दूसरा और क्या है, माउंटेन रेंज। तो अब डिफरेंट क्या है, माउंटेन और माउंटेन रेंज में क्या डिफरेंट है, ये देखिए आप सभी को ध्यान से सुनना है। तो जब पर्टिकुलर एक माउंटेन रहता है, वहां पर हो गया पर्वत, जैसे कि अभी हमने बात की माउंट एवरेस्ट की, तो वो एक पर्टिकुलर पर्वत है, दिस इज माउंटेन। लेकिन जब काफी सारे पहाड़ एक साथ रहते हैं, यानी कि हमारी लैंड का एक ऐसा एरिया जहां पर बहुत सारे पहाड़ एक साथ होते हैं, तब हम क्या बोलते हैं उसे, माउंटेन रेंज। ओके, पर्वत श्रृंखला। तो यहाँ पर केवल एक पहाड़ नहीं होते हैं, बहुत सारे पहाड़ होते हैं, और इसीलिए इसे कहा जाता है माउंटेन रेंज। अब देखिए नेक्स्ट आता है बेसिन। अब ये बेसिन क्या है, तो बेसिन क्या होता है, देखिए इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। हम सभी को पता है कि जो नदियां है ना, वो स्टार्टिंग से पहाड़ों से निकलती हैं, जानते हैं ना आप सभी। तो देखिए ये नदियां पहाड़ों से निकली, और इस नदी का पानी जो है वो यहीं आसपास आएगा। तो नदियां जो है जब वो बह करके आती हैं, और जहां पर इसका पानी मिलता है, दैट मीन्स बहुत सारी नदियों का पानी एक साथ मिल गया, अब इस नदी का पानी चला जाएगा कहीं और जो नदियां अपने साथ मिट्टी बहा करके लाई थी, वो यहीं पर इकट्ठा हो जाएगी। तो नदियों के थ्रू जो ये मैदान रेडी होते हैं, दिस इज नॉन एज बेसिन। तो ये बेसिन तैयार करते हैं, ये नदियों के द्वारा बनाए गए होते हैं, जहां पर नदियों का पानी आकर के रुकता है। ओके, अब नेक्स्ट आती है हिल। देखिए अब हिल क्या है, छोटी पहाड़ी। दैट मीन्स कि जो ये माउंटेन होते हैं, ये तो ऊंचे ऊंचे होते हैं, इनकी हाइट बहुत ज्यादा होती है। लेकिन जो छोटे पहाड़ होते हैं जिनकी हाइट बहुत ज्यादा नहीं होती, उन्हें हम क्या कहते हैं, हिल। तो ये होता है पहाड़ी, और माउंटेन क्या होता है, पहाड़ या फिर पर्वत। तो इन दोनों में डिफरेंट है, छोटा सा डिफरेंट। वो ये डिफरेंट है कि माउंटेन काफी ऊंचे होते हैं, और जो पहाड़ियां हैं ये उतनी ज्यादा ऊंची नहीं होती, इनकी ऊंचाई कम होती है। एंड प्लेट्यू भी मैंने आप लोगों को बताया। प्लेट्यू क्या होता है, जब इसका टॉप पार्ट, माउंटेन का टॉप पार्ट कट चुका होता है। और वो कैसे कटता है, जब बार बार लगातार बारिश आती है, हवाएं चलती है, तो क्या होता है, इससे इसका जो ये पार्ट है ना, घिस जाता है। और इसे फिलहाल इसे घिसने में बहुत लंबा टाइम लगता है, ये जल्दी नहीं रेडी होते, बहुत टाइम लगता है। तो ये जो प्लेटिव है, माउंटेन का टॉप पार्ट कटने के बाद जो ये भाग हमारा जो न्यू जो ये रेडी हुआ है, दिस इज प्लेटिव। और इसमें टॉप पार्ट नहीं होता, लेकिन ये ऊंचाई पे होते हैं। और दक्कन प्लेट्यू हमारे इंडिया के जो दक्षिण में है, वो इसका बेस्ट एग्जांपल है। दक्कन प्लेट्यू, दक्कन का पठार। ओके, तो देखिए अभी हमने क्या क्या पढ़ा है, माउंटेन। ये आप सभी को ध्यान से सुनना है, क्योंकि अभी हम लोग डिस्कस करेंगे किन किन चीजों को क्या क्या नाम दिया गया है। ओके,
तो अभी हमने पढ़ा है माउंटेन, प्लेट्यू, माउंटेन रेंज, बेसिन एंड हिल। अब हम आते हैं नीचे, तो ये है ट्रिब्यूटरी। तो ट्रिब्यूटरी, इसके बारे में हम लोग हिस्ट्री में डिस्कस कर चुके हैं, याद ही होगा आप सबको। यस महक, आप बताएंगे बेटा ट्रिब्यूटरी किसे कहते हैं? व्हाट इज ट्रिब्यूटरी? सहायक नदी। यस, एक्चुअल में क्या होती है ट्रिब्यूटरी? सहायक नदियां। दैट मीन्स कि जब दो छोटी छोटी नदियों का पानी एक बड़ी सी नदी में मिलता है तो वो क्या होती है? ट्रिब्यूटरी। और मैंने आपको बताया भी था कि जब एक बड़ी सी नदी बहती हुई आती है तो प्लेन एरिया में आने तक वो एक ही रास्ते से आएगी, ये कंफर्म नहीं है। अगर यहाँ पर उसे एक एरिया मिला, दैट मीन्स कि यहाँ पर कट पार्ट है, यहाँ से कट मिल गया तो वो यहाँ घूम जाएगी। यहाँ इस तरफ कट पार्ट मिल गया तो ये यहाँ घूम जाएगी। और मैंने इसका बेस्ट एग्जांपल आपको दिया भी था कि बारिश में जब पानी बहता है तो आप लोग क्या करते हैं? उसकी डायरेक्शन को मोड़ सकते हैं, किसी दूसरे डायरेक्शन में मोड़ देंगे ना आप लोग। एक जगह से पानी बह के आ रहा है और आपने क्या किया, उस वो पानी आगे जाने वाला था बट आपने उसे बीच में से क्रॉस कर दिया, तब क्या होगा? अब पानी सीधा नहीं जाएगा, ये जो आपने क्रॉस बनाया है इधर भी चला जाएगा, पानी जाएगा ना। तो सेम इसी टाइप से ट्रिब्यूटरी भी होती है। जो बड़ी सी नदी का पानी आता है, अगर मान लो यहाँ पर कोई कट है तो इस नदी का पानी यहाँ से कट हो जाएगा, यहाँ तो आगे तो जाएगा ही लेकिन यहाँ से कट हो जाएगा, फिर आगे उसे अगर और कोई कट मिलता है तो वो वहां पर घूम जाएगा। तो ये जितने भी कट से होकर के नदी का पानी गया है ये सारी ही ट्रिब्यूटरीज है, उसकी सहायक नदियां। ओके, अब नेक्स्ट, रिवर के बारे में आप लोग जानते ही हैं। नदी क्या होती है? जो पहाड़ों से बह करके आती है। नदी ये यहाँ से आ रही है पहाड़ों से बह करके, ये भी एक नदी है। तो जो नदी है इनका जो उद्गम स्थान है, दैट मीन्स की स्टार्टिंग पॉइंट, ये कहाँ से निकलती हैं? तो हमेशा पर्वतों से ही निकलती हैं। हम किसी भी बड़ी से बड़ी नदी का नाम ले लें, जैसे कि अगर हम अभी गंगा नदी का ही नाम ले लें तो गंगा नदी का उद्गम स्थान, शुरुआती जगह जो कहाँ है, कहाँ से स्टार्ट होती है? वो हिमालय रेंज से। ओके, तो हिमालय मेनली सारी नदियों का जो उद्गम स्थान होता है, स्टार्टिंग पॉइंट, कहाँ से वो लोग निकलना स्टार्ट करती हैं? पहाड़ों से ही। क्योंकि ये जो ग्लेशियर है ना, यही मेल्ट होते हैं और इन्हीं से पानी बह करके नदियों के रूप में आता है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट आती है, अब रिवर हो गई, ट्रिब्यूटरी हो गई, अब नेक्स्ट है लेक। लेक और रिवर में क्या डिफरेंट है? देखिए अब आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंट जानना है। तो लेक क्या होती है? झील। यहाँ पर पानी नदियों के रूप में नहीं होता। अब क्या होता है, देखिए यहाँ पर ये पानी बह करके आ रहा है पहाड़ों से और आ करके एक जगह इकट्ठा हो जाएगा, छोटी सी जगह में, दैट मीन्स लाइक अ पॉन्ड, एक तालाब की तरह। और लेकिन झील और तालाब में डिफरेंट है। जो तालाब है वो प्लेन्स एरिया में होता है, उसके आसपास पहाड़ नहीं होते। लेकिन जो झीलें हैं ये कैसे होती हैं? जब पहाड़ों से निकलते हुए पानी आता है और इन्हीं पहाड़ों में किसी गहराई में इकट्ठा हो जाएगा। क्योंकि अभी प्लेन्स एरिया में नहीं आया है, समतल इलाकों में ये पानी नहीं आया है, किसी पहाड़ी में ही अभी ये बीच में इकट्ठा हो गया है झीलों के रूप में। ओके, तो ये क्या होती है? झील। फिलहाल बहुत सारी झील ऐसी हैं जिनका पानी बहुत ज्यादा प्योर है, बहुत ज्यादा साफ है एकदम, क्योंकि ये भी ऊपर से ही आ रही हैं और यहाँ आकर के स्टोर हो गई हैं, और इसलिए इसे क्या कहा जाता है? लेक, झील। और मेनली जो झीलें हैं वो हैं कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर, वहां पर बहुत सारी झीलें हैं। चलिए, तो अब सभी को रिवर एंड लेक्स के बारे में भी पता लग गया। अब नेक्स्ट क्या होता है? देखिए अभी हम पढ़ चुके हैं माउंटेन, प्लेट्यू, ट्रिब्यूटरी, लेक, माउंटेन रेंज, बेसिन, हिल। अब प्लेन क्या होता है? तो प्लेन वो इलाका है जहां पर खेती की जाती है। देखिए प्लेन्स क्या होते हैं? समतल इलाका, जहां पर हम लोग के घर हैं, जहां पर हम लोग रहते हैं, तो ये प्लेन्स इलाका ही है जहां पर नदियों का पानी बह करके आता है। देखिए अब उसके बाद क्या होगा, कुछ टाइम बाद ये जाकर के मिल जाएगा समुद्र में, महासागरों में। तो प्लेन्स वो इलाका है जहाँ पर खेती की जाती है, जहाँ पर हम लोग रहते हैं। मेनली हमारे एरिया का इलाका, दैट मीन्स कि हम लोग उत्तर प्रदेश में या फिर मध्य प्रदेश या हरियाणा कहीं भी रहते हैं, इन सभी जगह का इलाका प्लेन्स है। यहाँ पर प्लेन्स का मतलब कि यहाँ पर पहाड़ी पठार नहीं पाए जाते। यहाँ की जो जमीन है वो लगभग बराबर है और इसलिए इसे क्या कहा जाता है? प्लेन्स। और सबसे ज्यादा खेती भी प्लेन्स एरिया में ही की जाती है। ओके,
तो देखिए अब ये प्लेन्स हो गया, अब नेक्स्ट आता है डिस्ट्रीब्यूटरी। तो अब ट्रीब्यूटरी एंड डिस्ट्रीब्यूटरी में क्या डिफरेंस है, ये सुनना है सभी को ध्यान से। तो अब देखिए, ट्रीब्यूटरी हमारी जो एक बड़ी सी नदी से कट करके जो आ रही थी नदी, ये थी सहायक नदी, ट्रीब्यूटरी भी कहा जाता है जिसे। अब क्या होता है, जब इस ट्रीब्यूटरी के भी कट पार्ट हो जाते हैं, दैट मीन्स कि ये जो सहायक नदी आ रही थी, ये भी 2-3 पार्ट्स में डिवाइड हो गई है। तो अब जो इसके अलग-अलग पार्ट्स हैं, ये देखिए, इसी ट्रीब्यूटरी के पार्ट्स हो गए अलग-अलग। 1, 2, 3, 4, 5, देखिए कितने सारे पार्ट्स हैं, अलग-अलग हो गए। और अब इन डिस्ट्रीब्यूटरी के थ्रू ये पानी मिल जाएगा कहाँ पर, समुद्र में। देखिए क्या होता है ना, जब ये नदी समुद्र के आसपास वाले इलाके में आती है, तो ये पानी केवल एक ही लाइन में, एक सीधी रेखा में नहीं गिरता, कट करके गिरता है। दैट मीन्स कि कुछ पानी यहाँ जाएगा, कुछ यहाँ से गिरेगा, कुछ बीच से गिरेगा। तो ये जो अलग अलग पार्ट हुए हैं ना, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरी। ओके, क्या बोलेंगे इसे, डिस्ट्रीब्यूटरी। अब डिस्ट्रीब्यूटरी के पास ही होता है डेल्टा। अब डेल्टा होता है, देखिए त्रिकोण शेप, नदी का मुहाना जो ट्रायंगल शेप में होता है, इसे हम लोग डेल्टा कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ट्रायंगल शेप में कैसे है, तो देखिए मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ है। देखिए नदी का पानी जो है वो गिर रहा है। अब आप अगर इनके बीच को ऑब्जर्व करें, अपनी बुक में देखेंगे सभी ध्यान से, तो ये देखिए जो नदी का पानी है ना, इसके बीच की जो जमीन है, ये ट्रायंगल शेप में है। यानी कि ये जो 2 अलग-अलग पार्ट में पानी गिर रहा है, इनके बीच का जो एरिया है, जो थोड़ा-सा ग्रीन दिया है आपको, ये ज़मीन वाला हिस्सा है और इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, डेल्टा। ओके? तो डेल्टा यानी कि नदी का मुहाना, नदी का मुँह, जहाँ से जो नदी का मुँह होता है, मुँह क्यों कहा गया है? क्योंकि यहाँ पर आकर के नदी स्टॉप हो जाती है और नदी का पानी अब कहाँ मिल जाएगा? बड़े से समुद्र में। तो ये जो ट्रायंगल शेप में जो पार्ट हैं, इसे ही हम लोग डेल्टा कहते हैं। ओके? क्या हो जाएगा ये? डेल्टा। अब देखिए नेक्स्ट, इस्थमस। ये हम सभी ने पढ़ा था अभी जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे ना, कॉन्टिनेंट्स वाला, तो हमने उसमें पढ़ा था इस्थमस क्या होता है, याद है आप सभी को? यस, याद है बेटा, इस्थमस किसे कहते हैं, व्हाट इज इस्थमस? नो, महक आपको याद है बेटा? नो, चलिए भूल गए हैं सभी। इतनी जल्दी नहीं भूल जाना है आपको, कम से कम एग्जाम क्लियर करने तक तो याद रखिए आप लोग। इतनी जल्दी जल्दी भूल जाएंगे तो क्या होगा फिर। तो इस्थमस हमने क्या पढ़ा था, स्थल संधि। जहां पर जमीन के 2 हिस्से आपस में मिलते हैं, उसे क्या कहा जाता है, इस्थमस, यानी कि स्थल संधि। जमीन के 2 टुकड़े आपस में मिल रहे हैं, जमीन को स्थल भी कहा जाता है। और 2 जमीन के टुकड़ों के मिलने के बेस पर ही यहाँ पर स्थल संधि बनती है। ओके, तो ये है इस्थमस यानी कि स्थल संधि। देखिए अब ये पेनिसुलर प्लेट्यू है, इसकी जमीन और ये बड़े से पार्ट की जमीन जो है आपस में मिल रही है ना। तो ये जो हिस्सा है, इसे हम क्या बोलेंगे, इस्थमस यानी कि स्थल संधि। जहां पर जमीन के 2 टुकड़े आपस में मिले, तो ये क्या होता है हमारा, इस्थमस। अब इस्थमस की ही तरह सेम एक और चीज है, देखिए यहाँ पर दिया है हमें स्ट्रेट, ये होता है जल संधि। अब स्थल संधि यानी कि 2 जमीन के टुकड़ों का आपस में मिलना, स्ट्रेट यानी कि जल संधि, यहाँ पर पानी के 2 पार्ट्स आपस में मिलेंगे। कैसे, देखिए हमें ये दिखाया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए पानी का ये पार्ट और पानी का इधर वाला पार्ट, ये दोनों आपस में मिल रहे हैं। तो ये जो नैरो जोन है जहां पर इन दोनों का पानी मिलेगा, वो क्या हो जाएगा, स्ट्रेट यानी कि जल संधि। ओके, तो आपको इन दोनों का नाम जरूर याद रखना है, क्योंकि अभी आगे आने वाली क्लासेस में पूछा जाएगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सा इस्थमस है, कौन सी स्थल संधि है जो दोनों राज्य की सीमाओं को जोड़ती है, बांग्लादेश और इंडिया में कौन सी इस्थमस है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। ओके, इसे भूलेंगे नहीं आप लोग, ऐसा नहीं करेंगे कि भूल जाएंगे, क्योंकि अभी इससे रिलेटेड आगे तो बहुत सारी चीजें हमें पढ़नी है। अब देखिए ये हमें क्या बताया है, स्ट्रेट यानी कि जल संधि, जहां पर 2 जल राशियां आपस में मिलती हैं, 2 वाटर बॉडीज आपस में मिलती हैं। और देखिए ये आइसलैंड है
और आइसलैंड की वजह से क्या हुआ है, यहाँ वाला पानी जो है वो इस वाले पानी से मिल रहा है एक नैरो जोन के थ्रू। तो ये जो नैरो जोन है इसे हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रेट यानी कि जल संधि। ओके, देखिए आपको इसी डायग्राम के थ्रू कितनी सारी चीजें समझाई गई हैं। तो ये डायग्राम बहुत आपको क्या करना है, इस डायग्राम की जितनी भी चीजें हैं उसे माइंड में सेट कर लेनी है, दिमाग में बिठा लेना है क्या क्या कैसे होता है। अब दूसरा आपको आइसलैंड भी बताया है। अब अगर आपसे कोई आइसलैंड पूछता तो हम एक्चुअल में सोचते हैं आइसलैंड होता क्या है। तो आइसलैंड देखिए आपको बताया है, आइसलैंड किसे कहते हैं, टापू। तो आइसलैंड क्या होता है, पानी के बीच में स्थल का भाग जब निकला होता है, जमीन का एक टुकड़ा जब बहुत बड़े पानी वाले एरिया में निकलता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, आइसलैंड। फिलहाल अभी एक पुराना सीरियल आता था, मुझे ध्यान नहीं है कौन सा, अलादीन वाला। उसमें दिखाया था कि जब अलादीन जाता है तो बीच में ना वेल जो है वो बाहर निकली होती है, वेल मछली तो आप जानते हैं ना, बहुत बड़ी होती है। तो वेल मछली जो है वो इस वाटर बॉडीज में रहने वाली सबसे लार्जेस्ट एनिमल है, सबसे बड़ा जानवर पानी में रहने वाला। और उसने क्या देखा था कि जो वेल मछली है उसका बीच वाला पार्ट निकला था, तो उसने क्या सोचा कि ये एक टापू है, दैट मीन्स कि ये आइसलैंड है। उसे ये नहीं लगा कि ये मछली है, उसने क्या सोचा था कि ये एक टापू है, और वो धड़ाम से यहाँ से कूद करके उसी मछली की पीठ पर चढ़ गया था। फिर क्या हुआ, अब जब मछली हिलने डुलने लगी तब तो उसे पता लगे कि मैं एक टापू पे नहीं चढ़ा हूं, मैं एक मछली के ऊपर चढ़ा हूं। तो टापू क्या होता है, आइसलैंड क्या होता है, पानी के बीच में निकली हुई जगह। ओके, याद रहेगा आपको। तो इसमें जितनी भी चीजें पढ़ी हैं सभी को लर्न हो गई, समझ आ गई। ओके, तो अब नेक्स्ट क्लास जो होगी ना, उसमें नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करने के पहले, ये बुक शेयर करने के पहले आप सभी लोगों से क्वेश्चन आंसर डिस्कस किए जाएंगे। माउंटेन क्या होता है, प्लेट्यू क्या होता है, ट्रिब्यूटरी क्या होता है। सो आज के लिए आपका होमवर्क है कि आप इस पूरे डायग्राम को रिवाइज करेंगे। ओके, एंड जो सबसे ज्यादा आंसर बता पाता है दैट मीन्स कि वो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चा है, वो सारी चीजों को रिवाइज करता है। तो नेक्स्ट क्लास में क्लियर हो जाएगा कि वो इज द इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ इन योर क्लास। तो आपके क्लास में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट कौन सा है, ये नेक्स्ट क्लास में क्लियर करेंगे, आज नहीं पूछेंगे। अभी आज तो आपने पढ़ा ही है, आज तो न्यू न्यू है, देखते हैं अब नेक्स्ट क्लास में कौन याद रखता है। तो देखिए अब हम आते हैं चैप्टर पे। तो यू विल नोटिस दैट द सरफेस ऑफ द अर्थ इज नॉट सेम एवरीवेयर। तो हम सभी ने देखा है कि हमारी जो जमीन है ना वो सब जगह एक जैसी नहीं है। कहीं पर पहाड़ है, कहीं पर नदियां हैं, कहीं पर समुद्र है, कहीं पर प्लेन्स एरिया है। तो सब जगह अलग अलग टाइप की जमीन है, और यही कारण है कि यहाँ पर रहने वाले लोग भी अलग अलग होते हैं। अगर हम अभी साउथ अफ्रीका की बात करें, वहां के लोग अलग हैं, इंडिया के लोग अलग होते हैं, चाइना के लोग अलग होते हैं, एंड साउथ और इसके अलावा अमेरिका के लोग अलग हैं, ऑस्ट्रेलिया के अलग हैं, सभी जगह के अलग अलग हैं। और वो इसलिए क्योंकि सब जगह की जमीन अलग है और उनका टेम्परेचर भी अलग है। सब जगह पर एक जैसे सर्दी गर्मी नहीं आती, सब जगह पर एक जैसी जमीन नहीं है, और सभी जगहों पर एक जैसे पेड़ पौधे नहीं पाए जाते। तो इतनी सारी वेरिएशन होने की वजह से ही, इतनी सारी विभिन्नताएं होने की वजह से ही सभी जगह पर रहने वाले लोग भी अलग अलग दिखते हैं। तो देखिए अब हमें और क्या पढ़ना है। तो द अर्थ हैज एन इन्फिनाइट वैरायटी ऑफ लैंडफॉर्म्स। तो हमारी अर्थ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लैंडफॉर्म्स की जो है बहुत सारी वैरायटीज हैं, इन्फिनाइट वैरायटी, अलग अलग तरीके की स्थलाकृति हैं यहाँ पर। मैंने अभी आपको बताया ही, कहीं पर जमीन है, कहीं पर पहाड़ है, कहीं पहाड़ियां हैं, कहीं पठार हैं, कहीं नदियां हैं, कहीं प्लेट्यू है, कहीं माउंटेन रेंज पाई जाती है, कहीं पर सी है, कहीं पर ओशियन है। तो बहुत सारी चीजें हैं हमारी अर्थ पे। तो सम पार्ट्स ऑफ द लिथोस्फीयर में बी रब्ड एंड सम फ्लैट। देखिए अब हमारे लिथोस्फीयर, तो लिथोस्फीयर अभी हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, आप सभी को याद होगा। स्फीयर ऑफ द, हमने पढ़े थे स्फीयर ऑफ द अर्थ, हमारी अर्थ पे पाए जाने वाले सारे स्फीयर, याद है ना सभी को। चलिए तो कौन बताएगा टोटल हमने कितने स्फीयर्स के बारे में पढ़ा था, बिना बुक्स को पलटे। पेज को नहीं टर्न ओवर करना है, सब किसी को पेज नहीं पलटने हैं, ऐसे ही बताना है कितने स्फीयर्स के बारे में हमने पढ़ा था। चलिए कौन बताएगा। यस अंश, आप बताएंगे। एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर। चलिए तो अभी भी इसमें दो कम रह जाते हैं।
Yes, Mehak, now you tell. Atmosphere, lithosphere and hydrosphere. ओके, सिट डाउन महक. चलिए, और कौन बताएगा? अरुण. यस अरुण, नाउ यू टेल. Atmosphere, lithosphere, hydrosphere, stratosphere. एक हमारा रह जाता है बायोस्फीयर, जैव मंडल, जहां पर 3 चीजें इंटरैक्ट करती हैं. पढ़ा था ना हमने. तो बायोस्फीयर वन एंड ओनली हमारी अर्थ पे ही पाया जाता है, और इसी की वजह से हम केवल हमारी अर्थ पे ही लाइफ पॉसिबल है, बाकी किसी प्लेनेट पे नहीं है. क्योंकि वहां पर बाकी स्फीयर तो पाए जा सकते हैं. दैट मीन्स कि वहां पर हाइड्रोस्फीयर भी हो सकता है, लिथोस्फीयर भी हो सकता है, एटमोस्फीयर भी हो सकता है, लेकिन ये तीनों चीजें नहीं हो सकती. और यही कारण है कि बाकी किसी भी प्लेनेट पे लाइफ पॉसिबल नहीं है. केवल और केवल कहाँ पर है? हमारे अर्थ पे. चलिए, तो अब आगे देखते हैं इसके बारे में. तो हमने क्या पढ़ा है? लिथोस्फेयर जो है, कहीं पर तो ये रग्ड है, दैट मीन्स ऊबड़ खाबड़ है, कहीं पर पहाड़ है, कहीं पर पहाड़ियां हैं, और कहीं पर कैसा है? ये फ्लैट, समतल है. जैसे प्लेन इलाके जहां पर खेती बहुत ज्यादा होती है, तो वहां पर ये फ्लैट है. तो दीज लैंडफॉर्म्स आर अ रिजल्ट ऑफ ट्रू प्रोसेस. तो अब ये लैंडफॉर्म्स क्यों बनती है भाई? इनके लिए दो ही कारण है, जिम्मेदार हैं जो. तो ये लैंडफॉर्म्स क्यों बनी है? You will be amazed to know that the ground you are standing on is slowly moving. तो आपको ये जान करके हैरानी होगी कि जहां पर अभी आप लोग बैठे हैं ना, जिस बिल्डिंग में, इस बिल्डिंग के नीचे की जो जमीन है वो हमेशा खिसकती रहती है. अब ये लोग चाहे, हम जान के हैरान नहीं होंगे फिलहाल, क्योंकि हमने पढ़ा है हमारी अर्थ जो है वो 24 आवर्स चलती रहती है, सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है. पढ़ा है ना हम सभी ने फर्स्ट चैप्टर में. तो अब जो हमारी अर्थ है वो तो चक्कर लगाती रहती है, लेकिन अभी आपको एक नई चीज नहीं पता है. आपको केवल अर्थ के बारे में पता है कि अर्थ जो है वो गोल गोल सन के चारों तरफ घूम रही है. केवल हम लोग यही जानते हैं. लेकिन क्या आपको पता है कि जिस अर्थ प्लेट पे रहते हैं आप लोग, लिथोस्फेयर पे, वो लिथोस्फेयर भी मूवमेंट करती रहती है. दैट मीन्स की जो जमीन है ना, जिसपे आप लोगों ने घर बनाया है, वो जमीन का टुकड़ा भी चलता रहता है. और इसीलिए कभी कभार जब इसकी स्पीड तेज हो जाती है तब भूकंप आ जाता है, क्योंकि दो प्लेट्स बहुत दूर दूर खिसक जाती है. यानी कि ये जो जमीन का टुकड़ा है ना, ये एक दूसरे से जब ज्यादा दूर हो जाएगा, यानी कि दैट मीन्स कि आप लोगों का यहाँ पर सपोज दैट घर है, और ये वाली जमीन इधर खिसक गई, ये वाली जमीन इधर खिसक गई, तब होगा क्या? जो इस एरिया में जो घर बने थे वो तो नीचे लुढ़क जाएंगे ना. तो जो हमारी जमीन का जो निचला हिस्सा है वो भी मूवमेंट करता रहता है. चलिए, तो अब आगे क्या पढ़ना है हमें? तो ये स्लोली स्लोली मूवमेंट करता है. विद इन द अर्थ अ कंटिन्यूअस मूवमेंट इज टेकिंग प्लेस. और यही कारण है कि हमारी अर्थ पर बहुत सारी गतिविधियां होती रहती हैं, बहुत सारी मूवमेंट्स होती रहती हैं. द फर्स्ट और द इंटरनल प्रोसेस. तो सबसे पहले हमारी जमीन के अंदर भी होती है, जिन्हें हम लोग देख ही नहीं पाते. अब हमें थोड़ी दिख रहा है कि भूकंप आया तो कौन सी प्लेट खिसकी थी. हमें केवल ऊपर वाला दिखता है कि ऊपर वाली बिल्डिंग गिर गई. बाकी हम लोगों को ये नहीं पता लगेगा कि हमारी अर्थ के नीचे कौन सी प्लेट खिसक रही है, नहीं पता लगेगा हम लोगों को. तो देखिए, इंटरनल प्रोसेस होती है, दैट मीन्स की पृथ्वी के अंदर जमीन के नीचे होने वाली घटनाएं, जिन्हें हम लोग नहीं देख पाते, ये होती है इंटरनल प्रोसेस. जिन्हें हम लोग देख पाएंगे, हम लोगों को पता लग जाएगा. देखिए, जैसे पर्वत पहले बड़ा था, अब कट के छोटा हो गया, यानी हम इसे देख पा रहे हैं. इस ये तो या पानी के थ्रू कटा होगा, बारिश आने से, या फिर हवाएं तेज चल रही हैं उससे कटा होगा. तो बाहर जो प्रोसेस होती हैं वो होती हैं एक्सटर्नल प्रोसेस. एंड जमीन के नीचे जो प्रोसेस होंगी, जिन्हें हम लोग नहीं देख पाएंगे, वो क्या होती हैं? इंटरनल प्रोसेस. ओके. अब देखिए, इसी इंटरनल प्रोसेस का मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. इंटरनल प्रोसेस में क्या हुआ था, एक बार सुनामी आई थी अभी कोस्टल एरिया में, श्रीलंका के पास. तो आप सभी को पता है हमारे इंडिया का जो मैप है वहां पर नीचे है श्रीलंका. और श्रीलंका से जस्ट अगर हम राइट की तरफ देखें तो वहां पर है अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप. इंडिया का मैप तो सभी जानते हैं ना. तो वहां पर क्या हुआ था, अभी सुनामी आई थी कुछ टाइम पहले कोस्टल एरिया में. और उस सुनामी के आने से तमिलनाडु एंड उड़ीसा, यहाँ के बहुत पार्ट फिलहाल खराब हो गए थे. लेकिन उसमें एक जो सबसे हैरानी वाली बात हुई थी, वो क्या हुई थी?
कि यहाँ पर जो इंदिरा पॉइंट था बर्मा में, फिलहाल बर्मा का नाम जो है वो हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत ज्यादा लिया जाता है। सुभाष चंद्र बोस जो है वो उन्होंने झांसी की रानी जो थी हमारी 1857 के रिवॉल्ट में, 1857 के विद्रोह में, तो बर्मा का बहुत कनेक्शन था। लेकिन अब जो वो बर्मा वाला पॉइंट है ना, जो हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत फेमस था, हमारे फ्रीडम फाइटर्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जगह थी, अब वो जगह रही ही नहीं। पता है कहाँ चली गई? डूब गई पानी में। कैसे? क्योंकि जब क्या हुआ था, सुनामी आई। तो सुनामी क्यों आई थी? क्योंकि पहले अर्थक्वेक आया। तो अर्थक्वेक आने से क्या हुआ, यहाँ पर अर्थक्वेक आया, इधर की जो जमीन थी वो चली गई ऊपर, और इधर वाली जो जमीन थी वो चली गई नीचे। और जो जमीन नीचे गई वहीं पर हमारा इंदिरा पॉइंट, जो कि बर्मा में था, वो इंदिरा पॉइंट उसी जमीन पर था, नीचे खिसकने वाली जमीन पे, जो आज तक निकली ही नहीं। और समुद्र के नीचे से कोई उस जमीन के बड़े से टुकड़े को निकाल लाए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो वो जमीन नीचे चली गई। और फिर क्या हुआ, जो यहाँ वाला पानी था वो काफी उछाल के साथ गिरा, और जिसकी वजह से सुनामी आई थी। तो ऐसे ही ये जो प्रोसेस है ये इंटरनल रही। अब हमने नहीं देखा था कितनी जमीन गई, कैसे गई, क्या हुआ, ये सारी चीजें हमें नहीं दिखाई दी। केवल हमें क्या दिखाई दिया, सुनामी आई थी जिससे हम बाहर से देख पाए। तो ये जितने भी चेंजेस हैं जो हमारी अर्थ सरफेस के नीचे होते हैं, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, इंटरनल प्रोसेस। ओके, चलिए तो अभी आज हमने जितना पढ़ा है सभी को लर्न हो गया, समझ आया सभी को? ओके, तो अब नेक्स्ट क्लास में क्या करना है ना, सबसे पहले हमें यही रिवाइज करना है, और ये भी चेक करना है कि कौन सा स्टूडेंट है जो बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़ता है, जिससे ये सारी चीजें याद रहेंगी। ओके, चलिए तो अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि ये सारी चीजें बनती कैसे हैं, माउंटेन्स कैसे बने, पहाड़ कैसे बने, क्योंकि पहाड़ भी स्टार्टिंग में ऐसे नहीं थे, कैसे बने माउंटेन, इनके बारे में पढ़ना है। माउंटेन कितने टाइप के होते हैं ये पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ओके, चलिए तो आज के लिए इतना ही। आई होप सभी को समझ आया होगा। किसी को कोई डाउट या कोई क्वेश्चन है जो आप लोग पूछना चाहते हैं? ओके, तो देखिए बेटा क्या करना है, आप लोगों के स्कूल स्टार्ट हो गए हैं, क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। तो अगर आपको लगता है ना कोई ऐसा पॉइंट जो बहुत जरूरी है और जिसे हम लोग भूल जाएंगे, तो उसको क्या करना है, आपको उसको इसी से मैं नोट डाउन कर लेना है। ओके, जो जरूरी है, फिलहाल जो भी चीजें आप पढ़ रहे हैं सारी ही जरूरी हैं, क्योंकि किताब में दी हुई कोई भी चीज खराब नहीं होती, वो हमें ज्ञान ही देती है। तो इसलिए अगर आपको लगता है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, फिलहाल बहुत सारी चीजें आपको लर्न हो गई होंगी, लेकिन कुछ चीजें अगर आपको लगती हैं नहीं लर्न होगी, तो उसको क्या करेंगे, आप नोटबुक में नोट डाउन कर लेंगे या बुक में हाईलाइट कर देंगे। और जब आप उस बुक को दोबारा ओपन करेंगे तो आपको अपने आप याद हो जाएगा मैम ने बताया क्या था। ओके, चलिए स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना ही, बाकी अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। गुड बाय एवरीवन।